नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज के एक और बेहद धमाकेदार, रोंगटे खड़े कर देने वाले और इमोशन से भरे मेगा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अरावली के खंडहर किले में कबीर का सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। जिस नकाबपोश को वो दुश्मन समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कबीर का सगा भाई विक्रम सोलंकी निकला। प्रोफेसर अवस्थी ने न केवल प्रोजेक्ट के घातक हथियार को हासिल किया बल्कि कबीर के अपने खून को ही उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। आज का ये 24वां एपिसोड के फॉर किंग के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। आज कबीर को अपनी मिट्टी और अपने भाई के बीच चुनाव करना होगा। अगर आप कबीर सोलंकी के इस धर्मयुद्ध में उसके साथ हैं, तो कमेंट्स में अभी लिखें ब्लड वीएस सॉइल। चलिए शुरू करते हैं तारांकन इनटू डार्क केव फॉर किंग का एपिसोड 24। खंडहर किले के ऊपर सुबह की लालिमा छा रही थी, लेकिन कबीर के लिए ये रोशनी उम्मीद की नहीं बल्कि एक गहरे अंधेरे की सूचना थी। वो उसी जगह खड़ा था जहां विक्रम ने अपना नकाब हटाया था। हवा में अभी भी उस स्मोक बम की गंध बाकी थी। विक्रम, कबीर ने धीरे से फुसफुसाया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। जिस भाई को उसने बचपन में एक हादसे में मरा हुआ मान लिया था, वो आज एक अपराधी और देशद्रोही के रूप में उसके सामने खड़ा था। मेजर अभिमन्यु ने पास आकर कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर, हमें यहाँ से निकलना होगा। पुलिस और बैकअप टीम ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन प्रोफेसर और विक्रम का यहाँ से निकल जाना हमारी सबसे बड़ी हार है। जोया ने अपने टैबलेट पर कुछ मैप्स खोलते हुए कहा। कबीर, विक्रम ने जिस गुप्त रास्ते का इस्तेमाल किया वो अरावली की उन पुरानी सुरंगों से जुड़ा है जो सीधे सहरसा की सीमा पार ले जाती हैं। वे अब तक इस इलाके से बहुत दूर निकल चुके होंगे। कबीर की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक ठंडी आग थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन से उठाई। मेजर, आपने कहा था कि वे ब्लैक ईगल के अज्ञात द्वीप की ओर जा रहे हैं। मुझे वहां का रास्ता चाहिए अभी। कबीर, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारा घाव गहरा है। जोया ने उसके हाथ की पट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा। ये घाव जिस्म पर है जोया, भर जाएगा, लेकिन जो घाव विक्रम ने मेरी आत्मा पर दिया है उसका इलाज सिर्फ उसका सामना करने में ही है। कबीर की आवाज में एक ऐसी कठोरता थी जिसे पहले कभी नहीं सुना गया था। सहरसा गांव वापस लौटने पर कबीर सीधे हवेली पहुंचा। गांव वाले जीत का जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन कबीर का चेहरा देखकर सबकी हिम्मत जवाब दे गई। वो सीधे शांति माँ के पास पहुंचा। माँ, आपने मुझसे झूठ बोला, कबीर ने बिना किसी भूमिका के कहा। शांति माँ की आंखों में डर समा गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी माला पकड़ी। कबीर, विक्रम जिंदा है, वो प्रोफेसर के साथ है। उसने मुझे अपना भाई बताया। आपने क्यों कहा था कि वो आग में जलकर मर गया? कबीर की दहाड़ हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आई। शांति माँ फर्श पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। उस रात जब तुम्हारे पिता पर हमला हुआ, हवेली में आग लगा दी गई थी। मुझे लगा विक्रम झुलस गया है, लेकिन प्रोफेसर अवस्थी ने मुझे अंधेरे में रखा। उसने कहा कि वो विक्रम को अस्पताल ले जा रहा है और बाद में खबर दी कि वो नहीं बचा। मुझे क्या पता था कि वो नीच इंसान मेरे बच्चे को पाल रहा था ताकि उसे एक हथियार बना सके। कबीर को महसूस हुआ कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। प्रोफेसर ने सिर्फ उसके पिता को नहीं मारा था, उसने एक माँ से उसका बच्चा और एक भाई से उसका बचपन छीना था। यह दुश्मनी अब जमीन और धातु की नहीं बल्कि अस्तित्व की हो गई थी। मेजर अभिमन्यु ने हवेली के उसी गुप्त तहखाने में रखे देवलोह के दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया। कबीर, तुम्हारे पिता ने अपनी डायरी के आखिरी पन्नों में जो लिखा है वो होश उड़ाने वाला है। देवलोह कोई साधारण धातु नहीं है, ये एक प्राचीन उल्कापिंड का हिस्सा है जो हजारों साल पहले अरावली में गिरा था। इसमें ऐसी क्या खास बात है? आर्यन ने पूछा। मेजर ने एक चित्र की ओर इशारा किया। ये धातु ऊर्जा को सोखती है और उसे कई गुना बढ़ाकर छोड़ती है। प्रोफेसर का किनेटिक किलर डिवाइस इसी पर आधारित है। अगर विक्रम और प्रोफेसर उस अज्ञात द्वीप पर स्थित अपनी लैब में इस धातु को प्रोसेस करने में कामयाब हो गए तो वे एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा कर सकते हैं जो पूरे महाद्वीप के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देगा। इसका मतलब है नो इंटरनेट, नो बिजली, नो बैंक, नो डिफेंस सिस्टम। पूरी दुनिया मध्यकाल में पहुंच जाएगी, जोया ने डरे हुए स्वर में कहा। कबीर ने नक्शा देखा। वे उस द्वीप पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां एक प्राचीन मंदिर है जो अरावली की संरचना से मेल खाता है। वहां का चुंबकीय क्षेत्र इस धातु को सक्रिय करने के लिए एकदम सही है। मेजर ने जवाब दिया। अगली रात भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान में कबीर, मेजर अभिमन्यु,
जोया और चुनिंदा कमांडो की टीम समुद्र के उस हिस्से की ओर बढ़ रही थी जिसे मौत का त्रिकोण कहा जाता था। कबीर, तुम्हारी रणनीति क्या है? मेजर ने पूछा। कबीर ने अपनी कुल्हाड़ी की धार को छूते हुए कहा, विक्रम मेरा भाई है, उसे चुपचाप ले आना मेरी प्राथमिकता होगी, लेकिन अगर वो देवलो और प्रोफेसर के बीच आया तो मैं अपनी कुल्हाड़ी चलाने में हिचकिचाऊंगा नहीं। अचानक विमान में खतरे का अलार्म बजने लगा। सर, राडार पर कुछ अजीब दिख रहा है। नीचे से मिसाइल दागी गई है, पायलट चिल्लाया। ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, मेजर की आवाज गूंजी। एक जोरदार धमाका हुआ। विमान का एक इंजन आग की लपटों में घिर गया। कबीर ने देखा कि नीचे समुद्र के बीचों बीच एक विशाल द्वीप था जिस पर एक हाईटेक टावर चमक रहा था। पैराशूट तैयार करो, हमें कूदना होगा, कबीर ने आदेश दिया। रात के काले आसमान में जलते हुए विमान से 4 साए नीचे समुद्र की लहरों की ओर गिरे। समुद्र की लहरों ने कबीर को किनारे पर ला पटका। वो अकेला था। चारों ओर घना जंगल और समुद्री चट्टानें थीं। उसने अपनी जैकेट से पानी निचोड़ा और सिग्नल फ्लेयर चेक किया। सब खराब हो चुका था। तभी उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक साए पर झपट्टा मारा। कबीर, मैं हूं, जोया की आवाज आई। वह पास की झाड़ियों में छुपी थी। जोया, तुम ठीक हो? मेजर और बाकी लोग कहां हैं? कबीर ने उसे सहारा देते हुए पूछा। पता नहीं, हम सब अलग हो गए। लेकिन कबीर, देखो वहां। जोया ने द्वीप के ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा किया। वहां एक प्राचीन किले जैसा ढांचा बना था जिसे आधुनिक तकनीक से एक किले में तब्दील कर दिया गया था। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें जमीन पर कुछ निशान दिखे। ये ब्लैक ईगल के बूट्स के निशान हैं। वे हमें ढूंढ रहे हैं, कबीर ने चेतावनी दी। अचानक जंगल में लेजर लाइटें चमकने लगीं। दर्जनों कमांडो ने उन्हें घेर लिया, लेकिन इस बार उनके पास सामान्य बंदूकें नहीं थी बल्कि नीली रोशनी वाले इलेक्ट्रोशॉक वेपन्स थे। सरेंडर करो कबीर सोलंकी, प्रोफेसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, एक भारी आवाज आई। कमांडो की भीड़ के पीछे से विक्रम सोलंकी निकला। उसके हाथ में एक आधुनिक तलवार थी जिसकी धार पर बिजली कौंध रही थी। जोया, पीछे हटो, कबीर ने शांत स्वर में कहा। विक्रम हंसा। कबीर, तुम यहां तक चले आए, पिताजी की तरह तुम्हें भी अपनी जान देने का बहुत शौक है। विक्रम, अभी भी समय है, प्रोफेसर तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। उसे छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो, मां तुम्हारा इंतजार कर रही है, कबीर ने भावुक होकर कहा। मां? कौन सी मां? वो जिसने मुझे आग में मरने के लिए छोड़ दिया। प्रोफेसर ने मुझे तब उठाया जब मेरी हड्डियां पिघल रही थीं। उन्होंने मुझे ये शक्ति दी, ये पहचान दी। आज मैं जो हूं उनकी वजह से हूं। और तुम बस एक पुराने गांव के रक्षक बनकर रह गए, विक्रम ने चिल्लाकर कहा और अपनी तलवार से कबीर पर हमला कर दिया। कबीर ने अपनी कुल्हाड़ी से वार को रोका। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। विक्रम की गति बिजली जैसी थी जबकि कबीर के पास पहाड़ जैसी ताकत थी। तलवार और कुल्हाड़ी के टकराने से जंगल में चिंगारियां उठने लगीं। तुम मुझे नहीं हरा सकते कबीर, मैंने दुनिया देखी है, तुमने सिर्फ अरावली की धूल। विक्रम ने कबीर के सीने पर एक जोरदार लात मारी। कबीर पीछे गिरा, लेकिन उसने तुरंत संभलकर विक्रम की टांग पर अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे से प्रहार किया। विक्रम लड़खड़ाया, लेकिन तभी ब्लैक ईगल के कमांडो ने जोया को पकड़ लिया। रुक जाओ कबीर, वरना ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। विक्रम ने तलवार जोया की गर्दन पर टिका दी। कबीर के हाथ रुक गए। उसे अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर डालनी पड़ी। कबीर और जोया को जंजीरों में जकड़कर उस हाईटेक टावर के अंदर ले जाया गया। वहां का नजारा देखकर कबीर की रूह कांप गई। दर्जनों वैज्ञानिकों को वहां बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था। हॉल के बीचों बीच एक विशाल मशीन थी जिसके केंद्र में वो देवलोह रखा था। प्रोफेसर अवस्थी एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। स्वागत है कबीर, देखो ये है मेरा स्वर्ग। यहां से मैं दुनिया की बागडोर अपने हाथ में लूंगा। तुम एक पागल हो अवस्थी, ये मशीन सिर्फ तबाही लाएगी, कबीर ने दांत पीसते हुए कहा। तबाही ही तो सृजन का आधार है मेरे बच्चे। जब पूरी दुनिया का सिस्टम क्रैश होगा तब वे मेरे पास आएंगे और उन्हें बचाने के लिए मैं देवलोह की शक्ति का सौदा करूंगा, प्रोफेसर ने उठते हुए कहा। विक्रम, मशीन को चालू करने की तैयारी करो, हमें बस एक बायो ट्रिगर की जरूरत है। बायो ट्रिगर? वो क्या है? कबीर ने पूछा।
प्रोफेसर ने कबीर के घाव से खून का एक कतरा लिया। तुम्हारे पूर्वजों का खून कबीर, सोलंकी वंश का खून ही इस प्राचीन धातु को जागृत कर सकता है। तुम्हारे पिता ने मना कर दिया था, इसलिए उन्हें मरना पड़ा, लेकिन तुम्हारा खून अब मेरे काम आएगा। जैसे ही प्रोफेसर ने कबीर का खून उस मशीन के सेंसर पर लगाया, पूरा द्वीप कांपने लगा। आसमान में गहरे बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। मशीन से एक तेज नीली किरण निकलने लगी जो सीधे बादलों की ओर जा रही थी। यही वो समय है, प्रोफेसर चिल्लाया। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मेजर अभिमन्यु और उनकी टीम ने टावर की पिछली दीवार उड़ा दी थी। अब कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जंजीरें तोड़ दी। टावर के अंदर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। मेजर की टीम ब्लैक ईगल के कमांडो से भिड़ गई। जोया ने मौका पाकर कंट्रोल पैनल की ओर छलांग लगाई ताकि मशीन को हैक कर सके। कबीर सीधे प्रोफेसर की ओर लपका, लेकिन विक्रम उसके रास्ते में आ गया। आज कोई नहीं बचेगा कबीर। इस बार कबीर ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपनी कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से घुमाया और विक्रम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। विक्रम स्तब्ध रह गया। ये कुल्हाड़ी सिर्फ लोहे की नहीं है विक्रम, ये उस मिट्टी की है जिसे तुमने धोखा दिया है। कबीर ने विक्रम को उठाकर मशीन के एक खंभे से दे मारा। मशीन अब बेकाबू हो रही थी। जोया चिल्लाई, कबीर, ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ गया है। अगर ये अभी नहीं रुकी तो पूरा द्वीप उड़ जाएगा। कैसे रुकेगी ये? कबीर ने लड़ते हुए पूछा। केंद्र में रखे उस देवलोह को हटाना होगा, लेकिन वो इतना गर्म है कि उसे छूते ही कोई भी राख हो जाएगा। जोया की आवाज में दहशत थी। प्रोफेसर अवस्थी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कबीर ने अपनी कुल्हाड़ी फेंककर मशीन के कूलिंग पाइप को काट दिया। गर्म भाप ने प्रोफेसर का रास्ता रोक दिया। विक्रम, देखो क्या किया तुमने। तुम्हारी वजह से सब खत्म हो रहा है। प्रोफेसर ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए विक्रम पर ही पिस्तौल तान दी। विक्रम की आंखों से जैसे पर्दा हटा। उसने देखा कि जिस आदमी को वो अपना मसीहा मानता था, वो उसे मारने पर उतारू है। जैसे ही प्रोफेसर ने गोली चलाई, कबीर विक्रम के सामने कूद गया। गोली कबीर के कंधे में लगी। कबीर, विक्रम चिल्लाया। उसने देखा कि कबीर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे बचाया। विक्रम की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने प्रोफेसर की ओर देखा और दहाड़ते हुए उस पर झपट्टा मारा। तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। दोनों लड़ते हुए मशीन के उस ऊर्जास्वित केंद्र की ओर गिर गए। कबीर ने हाथ बढ़ाकर विक्रम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, विक्रम! कबीर की चीख गूंज उठी। विक्रम ने आखिरी बार कबीर की ओर देखा और मुस्कुराया। भाई, मां से कहना मुझे माफ कर दे। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से देवलोह को मशीन के स्टैंड से उखाड़ दिया। एक भीषण नीली रोशनी फैली और एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे टावर को हिलाकर रख दिया। जब धुआं छंटा तो मशीन शांत हो चुकी थी। प्रोफेसर अवस्थी और विक्रम दोनों का कहीं पता नहीं था। वे उस अपार ऊर्जा के साथ विलीन हो चुके थे। देवलोह अब एक ठंडे पत्थर के टुकड़े की तरह फर्श पर पड़ा था। मेजर अभिमन्यु ने कबीर को सहारा देकर खड़ा किया। कबीर की आंखों में एक गहरा खालीपन था। उसने अपना भाई पाया और उसी पल खो दिया। अगले दिन भारतीय नौसेना के जहाज ने सबको रेस्क्यू किया। कबीर जहाज के डेक पर खड़ा समुद्र की लहरों को देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी जो अब फिर से चलने लगी थी। कबीर, तुमने दुनिया को बचा लिया, जोया ने उसके पास आकर कहा। लेकिन मैंने अपने भाई को खो दिया जोया। क्या ये कीमत सही थी? कबीर ने भारी मन से पूछा। उसने अपनी गलती सुधारी कबीर। वो एक गद्दार की तरह नहीं, एक सोलंकी की तरह मरा। उसने अपनी मिट्टी का कर्ज चुका दिया, मेजर ने पीछे से आकर कहा। जैसे ही जहाज भारत की सीमा में दाखिल हुआ, कबीर ने देखा कि दूर अरावली की पहाड़ियां उसे बुला रही थीं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ब्लैक ईगल के कई और ठिकाने अभी भी दुनिया में मौजूद थे। लेकिन कबीर सोलंकी अब अकेला नहीं था। उसके पास उसके पिता का सपना, मां का आशीर्वाद और भाई का बलिदान था। दोस्तों, K4 किंग का ये महा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। कबीर ने अपने भाई को खो दिया, लेकिन प्रोफेसर के मंसूबों को राख कर दिया। क्या विक्रम वाकई मर गया है? क्या देवलोह का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया? और ब्लैक ईगल का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहें नॉलेज स्टोरीज के साथ।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर आज लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक देखिए रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज स्टोरीज यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।